नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 448 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शाह ने अहमदाबाद के भोपाल में 4 करोड़ रुपए की लागत से बने सिविक सेंटर और 7 करोड़ की लागत से नवनिर्मित वाचनालय के साथ ही बेजलपुर में कम्युनिटी हॉल और पार्टी प्लॉट का उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण, अहमदाबाद नगर पालिका और पश्चिम रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। गृह मंत्री ने 2 जल वितरण योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसमें पहली 98 करोड़ रुपए की घुमा टीपी योजना, जिसका क्षेत्र के लगभग 35,000 लोगों को लाभ मिलेगा, और दूसरी 267 करोड़ रुपए की तेलव हेल्थ वर्कर्स जल पूर्ति परियोजना, जिससे सरदार पटेल रिंग रोड के आसपास के लगभग 45 गांव लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने साणंद बावला में लगभग 43 करोड़ रुपए के कुल 1220 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कोरोना वायरस महामारी के कारण जनता से दूर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार शुरू कर दिया है। करीब 16 महीने के बाद सीएम आवास पर शुरू हुए जनता दरबार में कुछ लोग अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे। आज सुबह 9 बजे से सीएम योगी ने कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी समस्या लेकर आए लोगों की परेशानी को गंभीरता से सुना। फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम ने अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण के आदेश भी दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सीएम योगी अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन का आयोजन कर रहे हैं। वे लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान भी कराते हैं। कोरोना के चलते जनता दर्शन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और इस दौरान जनता की शिकायतों समस्याओं का निस्तारण ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस कम हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय कम कर दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। यह निर्णय सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दुकानों पर दुकानदार और स्टाफ के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए लागू होगी। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार यूपी में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 4 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,690 से ज्यादा हो चुकी है। आज यानी 12 जुलाई को 5 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दरबार में पहुंचे। सचिवालय स्थित भवन में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने आज 300 से 400 के करीब फरियादियों से मुलाकात की। उनसे मिलने के बाद कई जिलों से फरियादियों को विशेष गाड़ियों के माध्यम से पटना भी बुलाया गया। यह जनता दरबार कई मायनों में काफी अलग है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से तय किया है कि लोगों की समस्याओं के लिए बिहार में सुशासन के ब्रांड निर्माण के लिए और लोगों के एतबार के लिए जनता दरबार शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में जनता के दरबार में विशेष रूप से संरचना का निर्माण कराया गया। संवाद कक्ष के 4 नंबर गेट पर जनता दरबार में पहुंचे लोगों की जांच के लिए डॉक्टरों को लगाया गया। यहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जनता दरबार में आने के पहले संबंधित जिला प्रशासन द्वारा आवेदक का आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य रूप से कराना है। इसके आधार पर जनता दरबार में एंट्री मिल सकेगी। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रजनीकांत ने कहा है कि वो राजनीति में अब कदम नहीं रखेंगे। इस फैसले के साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम को भी खत्म कर दिया है। पार्टी खत्म करने के बाद रजनीकांत ने बताया कि ये संगठन अब रजनी रसीगर नरपानी मंदिराम के नाम से जनता की भलाई के लिए काम करेगा। रजनी मक्कल मंदिरम पार्टी को खत्म करते हुए रजनीकांत ने कहा कि भविष्य में राजनीति में आने की मेरी कोई योजना नहीं है।
उन्होंने साथ ही कहा कि मैं राजनीति में कदम नहीं रखने वाला हूं। रजनीकांत ने यह फैसला रजनी मक्कल मंदिरम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद लिया। रजनीकांत ने अपने प्रशंसकों के साथ बैठक भी की। उधर हिमाचल के धर्मशाला में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पर्यटन क्षेत्र में सोमवार सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते एक छोटे से नाले ने नदी का रूप धारण कर लिया। बाढ़ से भागसू का नाला ओवरफ्लो हो गया। इस नाले में उफान आने के कारण तेज धारा में कई लग्जरी वाहन बह गए। इस नाले के साथ दोनों ओर कई होटल भी लगते हैं। बादल फटने से इन होटलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोग बादल फटने और उसके बाद नदी नालों में उफान आने के कारण इस समय काफी सहमे हुए हैं। भागसू में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर मौके का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी का तेज बहाव गाड़ी को बहाते हुए ले जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रविवार रात से बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ के लोग गर्मी से बेहाल थे। हालांकि सोमवार को लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन भारी बारिश से कई जगह से नुकसान की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 10 दुकानें थी अप्रोक्सीमेटली। 10 की 10 दुकानें और 4-5 मकान थे। यहाँ बिल्कुल बह गए पानी में। अभी जो 8-10 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं। चले गए, आधे आधे चले गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। तो लोग कहाँ थे जो उनमें रहते थे? वो लोगों को हमने बाहर निकाला, उनको शिफ्ट कर दिया है, आगे शिफ्ट कर दिया है। जान का नुकसान नहीं, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ सर, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। कितने बजे हुआ हादसा? ये 7:30 से शुरू हो गया था सर, 7:30 बजे मॉर्निंग में, 7:30। बारिश 7 बजे से चल रही है। बारिश बड़े जोरों से चली हुई है। पानी तो बहुत ज़्यादा है। पुल के ऊपर निकल रहा है, जो पुल दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर। जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफी अधिक महत्व होता है। इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भक्तों का तांता लग जाता है, लेकिन इस बार भी कोरोना वायरस की वजह से भक्तों को इस यात्रा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। कोरोना के साए के बीच पुरी और अहमदाबाद में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। पुरी में हालांकि कोरोना के चलते यात्रा में किसी श्रद्धालु के शामिल होने की परमिशन नहीं है। भीड़ को रोकने के लिए मंदिर के आसपास धारा 144 लागू है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर प्राधिकरण ने भक्तों से दिया जलाने को कहा है, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान किसी भी सभा की अनुमति नहीं है। और महाप्रभु की कृपा से कोरोना रोग दूर हो। शासन तंत्र ने जो विकास को आधुनिक ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया है, उसका विस्फोटक परिणाम यह है। ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। इन चारों को विकास के नाम पर अत्यंत कुपित, क्षुब्ध कर दिया गया है। उसी के गर्भ से कोरोना बीमारी उत्पन्न हुई है। तो विश्व के शासन तंत्र से मेरा अनुरोध है कि सनातन सिद्धांत के अनुसार वे विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें, ताकि प्राणियों की प्रजाति सुरक्षित रहे। ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, ये क्षुब्ध या कुपित न हों। भूमंडल के क्षुब्ध होने का प्रभाव चंद्रमंडल पर भी पड़ा है। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए जो अपने आप को भाग्य विधाता मानते हैं शासन तंत्र के मनीषी या विचारक, हम लोगों के साथ मिल कर के विकास की परिभाषा को समझें और क्रियान्वित करने का प्रयास करें। मैं संकेत में एक वाक्य बोलता हूँ, विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए, राजनीति की परिभाषा क्या होनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने नई नीति के ऐलान के दौरान कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कोशिश जरूरी है, और इस पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, आबादी कंट्रोल का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन 4.5 साल से योगी सो रहे थे क्या?
मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का। किसी ने कह दिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। कानून 1 साल के बाद इम्प्लीमेंट होगा, अभी नहीं कर रहे आप। चुनाव 6 महीने के बाद है। ये कानून नई सरकार को बनाना चाहिए था जो 6 महीने के बाद बनेगी। सिर्फ चुनाव के लिए आप कानून बना रहे हैं। आबादी कंट्रोल करना पूरे देश के लिए ज़रूरी है और ये पार्लियामेंट के अंदर। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाक़यात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने राज्य में मुफ्त बिजली और युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें फ्री बिजली और नौकरी देने की घोषणा की गई। सभा के इस वादे पर बीजेपी नेता आनंद दुबे ने तंज कसा। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने सिर्फ 2,05,000 सरकारी नौकरियां दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है और करोड़ों लोगों को जो है रोजगार दिया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो 17% से ऊपर था, आज जो है 4.1% है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी जो है जनता के बीच झूठ बोल रही है और उसके पुराने कृत्यों से यह पता चल जाता है कि वो रोजगार नहीं, रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम करती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव है तो दुनिया भर की नकारात्मक शक्तियां और खासकर हमारा पड़ोसी देश जो है वो इसमें जो है कुछ न कुछ जो है विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ किसी तरह के आतंकवादी, धार्मिक कट्टर व्यक्ति या फिर गुंडा किसी की भी दाल नहीं गलने वाली है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है और ऐसे किसी भी अपराधी को, आतंकवादी को बख्शने वाली नहीं। शुरुआत कहीं से भी हो उसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष का काम जो है हमेशा तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करना है। विपक्ष जो है यही झूठ बोलकर जनता को हमेशा गुमराह करता रहा है और इसी वजह से जनता जो है विपक्ष को हमेशा आईना दिखाती रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास है और देश की 138 करोड़ के आसपास है, तो इस तरह से बढ़ती आबादी के बीच जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो है आना चाहिए और उसको जो है सख्ती के साथ लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने योगी आदित्यनाथ सरकार की नई जनसंख्या नीति पर बयान देते हुए कहा, राज्य में जनसंख्या पॉलिसी बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मोहसिन रजा ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर जनता से राय मांगी है और इसके साथ ही हम इस कानून को लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस से, यही उम्मीद कर सकते हैं आप। कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सलमान खुर्शीद जी हों या और अन्य नेता हों, हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये वैध और अवैध करने वाले यही लोग हैं। हम तो सारे काम वैध करते हैं, अवैध काम तो कांग्रेस ने किए हैं देश में और इसीलिए आज हाशिए पर पड़ी है। इसलिए ये नीति जो है ये पूरे देश में आना चाहिए। हम तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हम आदरणीय मोदी जी से भी और केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वहां पर भी एक नीति लाई जाए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे देश और प्रदेश के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आदरणीय योगी जी यहाँ पर एक कानून लाने के लिए एक मसौदा भी दे चुके हैं प्रदेश की जनता को और नीति बनाकर भी दे चुके हैं कि आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये सर्व समाज के लिए है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और देश को बांटने वाले लोग, आतंक की आग में झोंकने वाले लोग, कांग्रेस के लोग इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं, अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने वाली बात। आज हम एटीएस की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, आदरणीय योगी सरकार की करेंगे कि कम से कम प्रदेश की सुरक्षा के मद्देनजर एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। हमारी एटीएस ने अलकायदा जैसे आतंकियों को पकड़ के, वरना क्या होता उत्तर प्रदेश में, कहां कौन सा हादसा हो जाता। इसका मतलब है कि हमारी एजेंसियां सतर्क हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है प्रदेश में। लेकिन ये वो लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं जो उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो इन्हें आतंकियों पर भरोसा है। क्योंकि जब ये सरकार में आते हैं तो ये कहते हैं कि ये इनोसेंट हैं, इन पर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है, या इनके सहयोगी दल कांग्रेस जो आतंकियों को ओसामा साहब और लखवी साहब
इस तरह के बयानात देकर उनको साहब और महिमा मंडित करने वाले लोग, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं और चंद दिन बाद अभी चुनाव में आएंगे तो यही सुरक्षा एजेंसियां उनको सुरक्षा भी मुहैया कराएंगी। और जब वो सरकार चला रहे थे तब भी यही सुरक्षा एजेंसियां थी, लेकिन हाँ, उस दौरान ये सुरक्षा एजेंसियों की पिटाई कराते थे और सदन में कहते थे कि हाँ, हमारे फला फला जगह पर पुलिस की पिटाई हुई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इन्होंने ऐसी सरकार चलाई है और आदरणीय योगी जी की सरकार में पुलिस का इकबाल बढ़ा है। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में विश्व के 5 देशों से पीछे और भारतीय के सभी राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश की आबादी पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाम लगाने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सूबे में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की। इस पर कांग्रेस नेता PL पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति लेके आ रहे हैं, ड्राफ्ट उसका रिलीज किया है, वो तो उसके समर्थन में बात करेंगे। उनका कहना है कि इससे बेरोजगारी भी कम हो। बेरोजगारी कैसे कम होगी? बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब बच्चों के आधार पर 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उनको जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, तो चुनाव लड़ने से वंचित उनको रखा जाएगा। तो ये तो सीधे सीधे कुठाराघात है। और मेरा सीधा कहना ये है कि ये इतना व्यापक विषय है, इसके ऊपर अगर नीति आए तो केंद्र सरकार के द्वारा नीति आनी चाहिए और वो भी सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें सभी राजनीतिक दल हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, NGOs हैं, इस विषय पर उन सब से राय मशवरा करके तब मसौदा तैयार होना चाहिए और उसके बाद फिर आपत्तियां सामान्य नागरिकों से मंगाया जाए। अब उत्तर प्रदेश ने नीति की घोषणा कर दी। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका क्या मत है, क्या आप जनसंख्या नीति बनाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं? तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट फाइल किया और ये कहा है कि हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते और इसलिए कोई भी जनसंख्या नियंत्रण नीति लाना प्रस्तावित नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है, वो उसको डिफेंड करेंगे। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक अपना नैरेटिव चेंज करने के लिए, क्योंकि गवर्नेंस के नाम पर तो उत्तर प्रदेश सरकार जीरो है, लैंड ऑर्डर के नाम पर जीरो है, तो कोई न कोई ऐसी बात हो कि उस पर चर्चा हो जाए और इनका लेखा जोखा, कार्य का लेखा जोखा है, उस पर चर्चा ना हो। सिर्फ इतनी सी बात है। सलमान खुर्शीद साहब बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उनको अनुभव भी है, तो उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से बात की है कि ये इसकी जो जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। उनके सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग उनके बच्चों का हिसाब मांगने की बात कही है, जायज़ नाजायज़ बच्चों की बात कही है। तो ये उनका इस नीति के ऊपर आपत्ति करने का अपना नज़रिया है और वो उसी हिसाब से लेना चाहिए। चुनाव आने वाले हैं पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी, और केजरीवाल जी उत्तराखंड में भी जाके और पंजाब में भी जाके ये कहते हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे 300 यूनिट तक। तो ये अपना चुनाव का प्रचार का माध्यम है, जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो लेके आएंगे तो उसमें और भी बातें होंगी। तो वो उन्होंने बात कही है और हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जनता इसको तय करेगी कि कौन काबिलियत रखता है सत्ता संभालने की और लोगों तक उनके हित की बात करने की, उनकी नीतियां बनाने की, उन पर काम करने की। तो वो तो जनता तय करेगी और समय आएगा तो उसके हिसाब से तभी पता लगेगा कि किसको लोगों ने स्वीकार किया और किसको लोगों को ने अस्वीकार किया। गृह मंत्रालय है जो बनाया है अलग से, और उसे अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं उनको सौंपा है उसको देखने के लिए, और उसी पर
अनेक लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और हमारा भी ये मानना है कि ये जो स्टेट लिस्ट है उसका हिस्सा है। उसमें सीरियल नंबर 42 शेड्यूल 7 का उसमें लिखा है कि ये स्टेट को इस पे अधिकार है और उसी के आधार पर राज्य सरकारों ने कोऑपरेटिव के कानून बनाए हैं, उसके हिसाब से उसका संचालन करते हैं, तो वो अपना काम चल रहा है। और इनकी एपेक्स बॉडीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं, जिसका केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस वगैरह जारी पहले भी होती रही हैं। और शरद पवार साहब ठीक कह रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय कृषि मंत्रालय का हिस्सा एक सेक्शन है, कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। लेकिन अगर अलग से मंत्रालय करने का मंशा इस केंद्र सरकार का क्या है तो ये तो आगे समय बताएगा, लेकिन कोशिश यही है कि इनको कब्जा में रखा जाए, इनके माध्यम से जो राज्यों में हस्तक्षेप किया जाए, जो फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को स्वाधिकार है अपने अपने जो सब्जेक्ट्स लिए स्टेट लिस्ट में, उसमें हस्तक्षेप किया जाए, उसमें टिंकरिंग किया जाए। तो ये केंद्र सरकार का हमेशा ही कोशिश रही है कि राज्य सरकारों के अधिकारों पर हमला किया जाए और ये उसी का एक कड़ी के रूप में देखा जाए। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की गठबंधन सरकार में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। अब नाना पटोले के बयान पर शरद पवार भड़क गए। महाअघाड़ी में बढ़ते तनाव पर कांग्रेस प्रवक्ता राजू वाघमारे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिन्हें और बाकी के लोगों ने भी बहुत सही मायने में कहा है कि स्टैन स्वामी को इस जेल में एनआईए ने उनका खून कर दिया है, क्योंकि एक 84 ईयर आदमी जिसको कान से सुनाई नहीं देता है, पूरी तरह से बीमार आदमी है, वो इस मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्यूशन करके वो गवर्नमेंट टॉपल करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के इल्जाम एनआईए ने स्टैन स्वामी पे लगाए थे। ना उनको कुछ मेडिकल की मदद उन्होंने की, ना उनको हॉस्पिटल में जो जाने का था उसके लिए उनकी मदद की, और इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे से स्टैन स्वामी का मर्डर इस एनआईए ने उनके जेल में किया हुआ है। भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद के जो भी लोगों को पकड़ा है, उनके खिलाफ के जो सबूत है और उनका जो एज है, वो सब अगर आप देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से एनआईए और ये भाजपा की केंद्र सरकार लोगों के ऊपर दबाव डाल के अपनी मनमानी कर रही है, और उसका ही नतीजा स्टैन स्वामी जी के मौत का हो गया। हम इस तरीके का जो वर्तन इस भाजपा सरकार एनआईए के माध्यम से कर रही है, उसका हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय नाना साहेब पटोले ने बहुत ही सही ढंग से कहा है कि हमारी महाविकास आघाड़ी में किसी भी तरह का कोई बेबनाव नहीं है। महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से मजबूत है। और नाना भाव ने इतना भी कहा है कि अगर कोई हमें बैक स्टेपिंग करता है, हमारे पीठ पे वार करता है, फिर भी कार्यकर्ता ने अच्छी तरह से रह के मिलजुल के उसका सामना करना चाहिए, ना कि जो पीठ में खंजीर खोप रहा है उसके खिलाफ बातें करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी हालत में हमें 5 साल इस सरकार को टिकाना है, और बीजेपी जैसे पक्ष को जो बेबुनियादी जाति न्याय राजनीति करने वाला पक्ष है, उसको सत्ता से दूर रखना है। आदरणीय देश के नेता और महाराष्ट्र के सबसे बुजुर्ग नेता शरद पवार जी साहब ने बहुत ही सही मामलों में ये कहा है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो सहकार सेक्टर है, जिसके ऊपर महाराष्ट्र की पूरा अर्थकारण, हमारे पूरे किसान भाई, हमारे बाकी के मजदूर सब जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी ये जो नया खाता खोला है कोऑपरेटिव मूवमेंट के खिलाफ, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, सहकार की मूवमेंट जो है, वो राज्य के ऊपर निर्भर होती है। केंद्र सरकार इस तरीके का खाता खोल के और अमित शाह जी जैसे मंत्री को इसका पूरा कारोबार सौंप के
दबाव तंत्र का पालन करना चाहती है, लेकिन पवार साहब ने साफ सब शब्दों में कह दिया है कि महाराष्ट्र की ये जो सहकार चलवल है, जो पूरे देश में पहली बार महाराष्ट्र से पैदा हो गई, उसके ऊपर हम कोई भी आँच आने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और महाराष्ट्र की शान है। तो सहकार का जो क्षेत्र है उसके ऊपर कुछ फर्क गिरने वाला नहीं, चाहे केंद्र में अमित शाह जी मंत्री बने या और कोई मंत्री बने। हमारी जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो ये पूरी चलवल है, ये अच्छी तरह से काम करे। योगी आदित्यनाथ का जो जनसंख्या नियंत्रण का जो बिल है, इसका टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो 7 साल में पूरे केंद्र में भाजपा की सरकार है, 4.5 साल में यूपी में योगी की सरकार है। तो उस वक्त योगी को जनसंख्या नियंत्रण की याद नहीं आई। अभी चुनाव के पहले जनसंख्या नियंत्रण का बिल पास करके एक दोनों कम्युनिटी के अंदर या सब कम्युनिटी के अंदर एक भय फैलाना कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, वोटों को पोलराइजेशन करना, यही काम इनका बचा है। क्योंकि इन्होंने तो कुछ 4.5 साल में काम तो किया नहीं। कोरोना का काम हो गया या अपराध नियंत्रण का काम हो गया या डेवलपमेंट का काम हो गया, सब फ्रंट के ऊपर योगी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो अभी लोगों का ध्यान दूसरी जगह बटाने के लिए इस तरीके की घोषणा करना और उस घोषणा को चुनाव में लेके आना, ताकि लोग हमारी उनकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो उनका अपयश है, उसमें जो नाकामयाब रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे और लोग यही सब्जेक्ट की चर्चा करते रहे। इसके लिए ये सब लेके आए हैं, ये बाकी कुछ नहीं है, चुनावी जुमला है। इसके पहले भी इन्होंने बहुत से बिल और डेवलपमेंट की बात की, एक भी चीज यूपी में इन्होंने पूरी तरह से की नहीं है। इसके लिए यूपी का हाल। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह थमी नहीं है और अब कई राज्यों में फिर से बढ़ रहे मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। इन हालातों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने चिंता जताते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ट्रीट द पेशेंट्स रेगुलरली। थोड़ा कंसर्न है कि इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, तो सेंटर कुछ आदेश भी दिए हैं, निर्देश दिए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा गाइडलाइंस दी है, राज्य सरकारों ने वो वहाँ पे गाइडलाइंस लेके काम करना है। लेकिन कई राज्यों में कुछ लॉकडाउन चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड व्हाट आर द कॉजेस। सो मुझे लगता है अभी भी कोरोना का खतरा तो टला नहीं है। आपके माध्यम से मैं सबको यही विनती करती हूँ कि मास्क, अनावश्यक भीड़ में जाना, तो ये सब अभी भी आप सबके हमारे हाथ में है। तो प्लीज़ सब हम एक दूसरे को सहयोग करें और ये कम होने के लिए ऑनरेबल मनसुख भाई मांडविया, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी मीटिंग्स कल परसों भी लिए। तो मुझे लगता है हम उस दिशा में काम कर ही रहे हैं। जल्द ही हम राज्य सरकारों से भी इसका फीडबैक रेगुलरली तो ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे और कुछ मेजर्स करने चाहिए। जैसे केंद्र की टीम गई है तो हम उसका फॉलोअप जी। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कश्मीर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण बड़ी समस्या है। कांग्रेस के समय में युवाओं की नसबंदी करवा दी गई थी। देश का समस्या में एक बड़ा समस्या पॉपुलेशन, और उसको आज न कल कंट्रोल करना पड़ेगा। जो सलमान खुर्शीद आज कसीदा कर रहे हैं, उस सलमान खुर्शीद से पूछिए कि इंदिरा जी ने कुंवार लड़कों के और लड़कियों को नसबंदी करा दिया था, वो दिन भूल गए। ये ज़बरदस्ती करने की बात योगी जी नहीं कह रहे हैं। एक्ट के अनुसार जो फैक्ट है भारत का, उस फैक्ट पर एक्ट को इम्पोज करके इस भारत के पॉपुलेशन को नियंत्रण करने के लिए सब कोई स्वीकार करता है। इसका खुला डिबेट हो जाए कि कौन इस भारत में है जो इसके नियंत्रण से बाहर रहना चाहता है, उसके कारण क्या है तो पता चल जाए। कश्मीर को बेचने की बात करेंगे तो दंड किसको देंगे? बिहार के, बंगाल के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को। मुक्ति इस देश के अंतिम व्यक्ति हैं, प्रथम और अंतिम व्यक्ति हैं क्या? कश्मीर में रहने वाले कश्मीर के खिलाफ और कश्मीर के भारत के अभिन्न अंगों के खिलाफ जो षड्यंत्र करेंगे, उनको निलंबित ही नहीं, उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए।
यह भारत सरकार को अधिकार रहे और भारत सरकार अपने देश के सीमाओं को अक्षुण्ण रखने के लिए ही हमारे भाई बंधु जो सेना में जाते हैं आहुति देते हैं, और जो देश के साथ गद्दारी करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश और जम्मू को ध्यान में रखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट कर दिया है। मैंने डीजीपी को पूरे प्रदेश में तत्काल अलर्ट और आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में युवा नहीं है, कांग्रेस अनाथ है। हमने टेस्ट किए थे, कोरोना कहीं भी सर उठाता मिले तो उसे कुचल दें। स्थिति नियंत्रण में है, संक्रमण दर लगभग शून्यता की ओर गतिमान है और हमारे ठीक होने का भी परसेंटेज 78.78 है। ये सोचो, जिस आदमी की उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की हो, वो अगर बैरिकेड पे चढ़ रहा है तो उससे अब कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा हुआ। 75 साल के बुजुर्ग, तो फिर युवक कांग्रेस, NSUI, मतलब अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता दिग्विजय जी कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। मध्य हरिद्वार के मूरा तारा ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़े 2 करोड़ रुपए की डकैती को बुलंदशहर के ताऊ गैंग ने अंजाम दिया था। पुलिस, SOG और STF ने मिलकर गैंग के 2 बदमाशों और उनके एक मददगार को गिरफ्तार कर 48 घंटे के भीतर घटना का पर्दाफाश करने का दावा किया है। बदमाशों से 2,16,000 रुपए की नकदी और 11 चांदी की मूर्तियां बरामद की गई। गैंग के मास्टरमाइंड सतीश चौधरी सहित 5 बदमाशों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस की टीमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। का पास स्थित एक ज्वेलरी में जो है डकैती पड़ी थी, उसका जो है आज हमने खुलासा किया है। इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसका नाम है एक सचिन उर्फ गुड्डू, जिला सहारनपुर का रहने वाले हैं, और हिमांशु त्याही और एक टिंकू, ये जो है सहारनपुर का रहने वाले, लेकिन हाल जो है जिला पंचायत का गेस्ट हाउस रुड़की में केयर टेकर का रूप में काम करता है। और ये जो हंसराज सैनी जो है, इन्होंने जो है जो ये गैंग मेंबर्स है, जो 7 लोग हैं, जो सतीश चौधरी जो गैंग लीडर है, इनका गैंग को संरक्षण दिया है। ये लोग इनका पास पहले रुके घटना के पहले, फिर अलग अलग होकर शंकराश्रम के पास इकट्ठा होकर घटना का अंजाम दिया, फिर अलग अलग होकर शाम को जो है रुड़की गेस्ट हाउस में जो इकट्ठा होकर फिर दूसरा दिन सुबह यहाँ से रवाना होकर चले गए हैं। हमें मुखबिर का माध्यम से जो है हमें सूचना मिली कि इनका द्वारा जो हमने फूल या जो व्हाट्सएप वगैरह में सर्कुलेट हुआ था, इन टाइप का लोग रुड़की के गेस्ट हाउस में देखे गए। फिर CCTV फुटेज वगैरह देखने के बाद जो है हमने आज जो हंसराज सैनी को जो पूछताछ करने पर जो है इन्होंने 2 लोगों का नाम बताया, एक गुड्डू और ये जो हिमांशु त्याही जो है आज ये हरिद्वार आने वाले, इनका कुछ पैसा और कुछ सामान देने वाले हैं। उस सूचना आधार पर हमारी टीम उधर गई थी, उनको तीनों का जो हमने गिरफ्तार करके जो है इनसे 2 तमंचा, 2 कारतूस और 2,16,000 रुपये जो है और कुछ सफ़ेद दांत का सफ़ेद मेटल जो है की मूर्तियाँ जो है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रानी धारा रिहायशी इलाके में विगत कई दिनों से इलाके के लोग तेंदुए के आतंक से परेशान थे। कमोबेश अल्मोड़ा का प्रत्येक क्षेत्र तेंदुओं के रिहायशी इलाकों में आने से लोग घबराए हुए हैं, परंतु रानी धारा रिहायशी इलाके में तेंदुए को पिछले कई महीनों में लोगों ने देखा था। इस क्षेत्र में जंगलात विभाग की कॉलोनी भी है। 3 दिन पूर्व जंगलात विभाग के प्रांगण में तेंदुए ने एक गाय को अपना शिकार बना डाला, जिसके बाद विभाग ने वहां पिंजरा लगा दिया। बीती रात 1:30 बजे रात्रि में वो पिंजरे में पकड़ा गया, जिससे इलाके के लोगों ने थोड़ा चैन की सांस ली। क्रम में जो है गाय 3 दिन पहले मार दी गई थी और दूसरा इसमें पिंजरे को लगाया गया था, जिसमें कि वो 3 दिन बाद कल रात 2 बजे पकड़ा गया कि यहाँ से ले गए बाघ को, और उसने बाघ ने बहुत आतंक मचाया हुआ था अल्मोड़ा के अंदर रानी धारा, तो पकड़ा गया। बल्कि वो जोड़ा भी है, जोड़े में है,
अगर वो हो सके तो दूसरा भी पकड़ा जा सकता है अगर पिंजरा लगाया जाए तो। इलाके में घूमते हैं दोनों, एक तो पकड़ा गया है और एक अगर पिंजरा लगाया जाएगा तो पकड़ा। काले कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को तेज करने के लिए पंजाब से किसान दिल्ली सीमा पर उमड़ रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी टुकड़ी डेरा बाबा नानक से कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ ये समूह रात भर फतेहगढ़ साहिब में रहा और फिर गुरु के घर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि केंद्र सरकार इस भ्रम में थी कि आंदोलन शांत हो गया। पंजाब के किसान सरकार का भ्रम दूर करने के लिए रोजाना सीमा पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि वे बाहर ना जाएं क्योंकि किसानों में काफी गुस्सा है। केंद्र को काला कानून वापस लेना चाहिए। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜਥਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਰੁਕੇ ਆ ਰਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਆਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव को 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मामला मुंडा पांडे से जुड़ा है, जहां प्रमुख चुनाव में उम्मीदवार रहे आयुष यादव ने कुछ बीडीसी सदस्यों की मौजूदगी में अपनी सफाई देते हुए कहा है कि कुछ लोग कुंदरकी से सपा विधायक हाजी रिजवान पर पैसा लेकर वोट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, जो कि निराधार है। दरअसल वोटिंग वाले दिन दलपतपुर क्षेत्र के घर से पुलिस और कुछ लोगों द्वारा 1 दर्जन बीडीसी सदस्यों को अपने साथ ले जाने के बाद यह मामला गर्मा गया। उसी समय से ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार भानु यादव और आयुष यादव के बीच में तनातनी शुरू हो गई। आयुष यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ भानु यादव ने धोखा किया और उनके समर्थन वाले बीडीसी वोट भाजपा समर्थित प्रत्याशी को सौंप दिए, जिसके कारण वो चुनाव हार गए। और उसके बाद एक अफवाह फैला दी गई कि कुंदर के विधायक हाजी रिजवान ने पैसा लेकर वोट बेच दिए। इस अफवाह का खंडन करने के लिए देर शाम आयुष यादव ने मीडिया के माध्यम से अपनी सफाई देते हुए कहा कि चुनाव वो लड़े हैं, इसमें विधायक जी का कोई मतलब नहीं है। पार्टी ने जो 2 प्रत्याशी किए, भानु यादव और आयुष यादव, इनमें यह सहमति बनी थी कि चुनाव से पहले 4 दिन पहले बैठ के बात कर लेंगे, जिसके नाम पे ज़्यादा वोट आएंगे हम उसे प्रत्याशी बना देंगे। आयुष के नाम पे आए 41 वोट इकट्ठे हुए, भानु यादव के नाम 25 वोट इकट्ठे हुए। जब कल चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले 1 दिन पहले भानु यादव जो थे वो भाजपा के संपर्क में चले गए। उन्होंने जो है भाजपा के जो मतलब पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं रणबीर सिंह, उनसे उनकी बैठ के कहीं ना कहीं बात हो गई है। जब बात हो जाती है उसके बाद कल जब आते हैं वोटिंग का नंबर आता है तो भानु यादव जो थे अपनी महिलाओं को लेके, पुलिस प्रशासन को लेके, जहां 66 वोट हमारे पास थे उनमें से 25 वोट निकाल कर ले आते हैं। हमारे पास 41 वोट रह जाते हैं। 41 वोट आयुष के नाम पर पड़ जाते हैं, 11 वोट भानु यादव के नाम पर पड़े। अगर हम बिका हुए थे तो फिर भानु यादव जो 25 वोट ले गए थे उनके नाम पर वो 25 वोट क्यों नहीं पड़े, 11 वोट क्यों पड़े? इसका मतलब साफ जाहिर है कि उन्होंने 14 वोट भाजपा को बेच दी है और बदनाम कर रहे हैं हमें और विधायक जी को। विधायक जी का इससे क्या लेना देना? कि हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि विधायक जी ने पैसे ले लिए, 3 घर बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निराधार हैं आरोप। विधायक जी पैसा क्यों लेते? चुनाव हम लड़ रहे हैं, माननीय विधायक जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे। माननीय विधायक जी ने हमें पूरा सपोर्ट करा, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से हमें चुनाव लड़ाया। जी का नाम बोलिए ना, कौन? माननीय हाजी मोहम्मद रिजवान।
यूपी के बुलंदशहर जिले में कोरोना भले ही अभी खत्म नहीं हुआ, भले ही तीसरी लहर आने की संभावना बनी हो, मगर लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं और खुलकर कोरोना को दावत दे रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें आज दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में यात्रियों की खचाखच भीड़ का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है और वो अपील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है। बावजूद इसके लोग कोरोना को खुलेआम दावत देते नजर आ रहे हैं। सोमवार सुबह अलीगढ़ से बुलंदशहर के लिए चोला स्टेशन होते हुए दिल्ली की तरफ जा रही पैसेंजर ट्रेन में मौजूद भीड़ का आलम यह था कि पैसेंजर ट्रेन में कहीं पैसेंजर एक दूसरे से सटकर खड़े और बैठे थे, तो कहीं पैसेंजर की गोद में पैसेंजर नजर आ रहे थे। ज्यादातर लोगों ने इस दौरान मास्क भी नहीं लगाया था। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।